हेलो दोस्तों, दिस इज क्वांटम एकेडमी। एक बार फिर मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। एक बार फिर आपका स्वागत है। कल हम लोग यूपीएससी, एसएससी और एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के प्रश्नों और उसके अवधारणाओं के बारे में विचार कर रहे थे और आज भी हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन अक्सर आपके सामने आते हैं, वन लाइनर चीजें पढ़ के आप अक्सर जाते हो और वहां पे कई बार क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है या वहां कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर कंपटीशन में ऐसा ही होता है और निगेटिव मार्किंग आजकल ज्यादातर एग्जाम्स में है, जिसके कारण आप वहां गलतियां कर बैठते हो। लेकिन यहां पे आपको एक चीज देखना है कि अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट को एक बार अगर आप क्लियर कर देते हो तो पहली चीज, जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, कि वो टॉपिक छोटा हो जाता है, यानी कि आपका सिलेबस छोटा हो जाता है। देखने को तो आपको सिलेबस देखने में बहुत लंबा दिखाई देता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट यानी अवधारणाओं की बात करो तो अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो काफी छोटा हो जाता है। पहली चीज तो सिलेबस कम हो जाता है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर विभिन्न तरीके से विभिन्न परीक्षाओं की आदत होती है कि वो तरह तरह से क्वेश्चन पूछते रहते हैं और उत्तर वही होता है, आंसर वही होता है, लेकिन वो क्वेश्चन को घुमाते रहते हैं, शब्दों को हेरफेर करते रहते हैं, शब्दों के साथ तोड़ मरोड़ करते रहते हैं। तो शब्दों के साथ तोड़ मरोड़ करने का मतलब ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे जैसे भी पूछा जाए आप उसको क्लियर कर सकते हो। कल हम लोग द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में विचार कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाएं, ठोस ही क्यों होता है, द्रव द्रव क्यों होता है और गैस गैस क्यों होता है। इसको हमने आपको बताया था कि इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी कण हैं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, वो यहां पे फिजिक्स में, स्पेशल न्यूटन के फिजिक्स में माना जाता है कि वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी कि जितना नजदीक वो होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होता है। जब आकर्षण बल ज्यादा होता है तो उनके बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाता है और स्पेस कम होने के कारण आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ऐसे आकृतियों को हम लोग ठोस कहते हैं। इसके तुलना में, इसके कंपैरिजन में जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है द्रवों में और गैसों में तो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा दो स्टेट और हमने लिखा था, प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट अभी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। यह जब अधिकतम तापमान हो जाता है, ऐसा संकल्पना की गई है कि तापमान यानी टेम्परेचर के अधिक होने पर जो द्रव्य है वो अपनी आयनिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आयनिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। द्रव्य, कोई भी द्रव्य यानी कि कोई भी जो भी चीज वहां पे एग्जिस्ट करती होगी, अगर कहीं, वैसे तो रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर एग्जिस्ट करेगी तो अगर वो अस्तित्व में रहेगी तो द्रव्य अपने आयनिक अवस्था में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तापमान वहां अधिक होगा। और जैसे आप एक एग्जांपल के रूप में समझ लीजिए, जैसे NaCl, आपके घर में नमक है, वो आपके यहाँ NaCl के फॉर्म में बैठा हुआ है आराम से आपके किचन में, लेकिन जब वो प्लाज्मा स्टेट में अगर होने की संभावना होगी तो वहां टेम्परेचर अधिक होने पर वो Na+ और Cl- के फॉर्म में दिखाई देगा। एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे प्लाज्मा स्टेट क्या है कि जब द्रव्य अपनी आयनिक अवस्था को प्राप्त कर ले और उसी अवस्था में
वो अस्तित्व में रहे तो उस अवस्था को हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं या प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट या प्लाज्मा अवस्था। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे कभी पूछा नहीं जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। एक और हमने लिखा था बी कंडेंसेशन। इस अवस्था में ये भी एक काल्पनिक अवस्था है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती, अभी ये केवल थियोरेटिकल है, यानी कि केवल थियरी में इसको संकल्पित किया गया, केवल संकल्पना में इसको माना गया, हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं, संकल्पना में है। और ये चीज बहुत पूछा जाता है आपसे इसमें कि ये बी कंडेंसेशन में ये कौन लोग हैं, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बोलते हैं इसे। बोस आइंस्टीन का मतलब ये हो गया, आपके यहां एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनको सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से जाना जाता है, और ये अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो हमारे लिए गर्व की भी बात है कि बहुत से लोग जानते नहीं हैं इनके बारे में, ये दुखद है। सत्येंद्र नाथ बोस अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर एक इक्वेशन दिए थे, एक सूत्र दिए हैं जिसमें कि इस तरह के मॉलिक्यूल की संकल्पना है, इस तरह के कण की संकल्पना है, जो कि अभी हाइपोथेसिस ही है, अभी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये याद रखिएगा, बोस मतलब सत्येंद्र नाथ बोस। कई बार किसी ये जितने भी वनडे एग्जाम में है, छोटे छोटे एग्जाम, उनमें पूछा जा चुका है और बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत लगाया है, और वो सत्येंद्र नाथ बोस की जगह ज्यादातर लोग सुभाष चंद्र बोस समझ लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस मत लगा दीजिएगा, आप सत्येंद्र नाथ बोस लगाइएगा, ठीक है। या फिर कई लोग जगदीश चंद्र बोस, जो ज्यादा दिमाग थोड़ा सा लगा लेते हैं, वो सोचते हैं जगदीश चंद्र बोस का नाम बहुत सुना है। जगदीश चंद्र बोस या सुभाष चंद्र बोस नहीं, सत्येंद्र नाथ बोस, याद रखिएगा। इसको कभी कभी वो लोग SN बोस भी पूछते हैं, SN बोस, तो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से पूछते हैं वो लोग। तो आप कंफ्यूज ना करें, एक बार नाम जान लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट जान लीजिए, तो कंफ्यूजन का चांस कम हो जाता है। इससे ज्यादा इससे कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं होती। आगे हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले जिस चीज की बात आती है वो है यहां स्पेस और टाइम। आप जितनी भी चीजें अभी तक पढ़े होंगे, उन सब चीजों में आपको यही चीजें दिखाई देंगी, स्पेस और टाइम। इन्हीं को कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन को इतने फार्मूले देने पड़े, और तमाम चीजें, तमाम थ्योरीज, तमाम संकल्पनाएं आजकल चल रही हैं, वो सारी की सारी इसी पे बेस्ड है, स्पेस और टाइम पे। स्पेस क्या है? किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप जो भी गैप देख रहे हो, ये स्पेस है। आपके आसपास जितनी भी खाली जगह है, सब स्पेस है। अंतरिक्ष या आकाश देख रहे हो, सब स्पेस है। तो स्पेस को समझना, उसको समझने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? समय, टाइम। तो स्पेस और टाइम का जो रिलेशन है, वहां से हमको कई संकल्पनाएं निकलेंगी, और देखिएगा कैसे आसानी के साथ हम लोग समझेंगे। अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में इस स्पेस को समझना है, हमें जानना है, तो इसको एक नाम हमने दिया पहले, इसको हम लोग कहते हैं सामान्यतः डिस्टेंस। अब इस स्पेस को जब आप कवर करते हो, तो आप बताते हो अपनी पोजीशन। अगर आपको अपनी पोजीशन बतानी है, तो आप क्या बताते हो? मैं यहां हूं, यानी कि इस प्लेस पे हूं। इस प्लेस यानी कि इस स्पेस में हूं,
और इस स्पेस में होने के लिए आपको इस समय की जरूरत पड़ती है। इस समय किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप कहीं पे हैं, तो इस स्पेस और समय के को कैलकुलेट करने के लिए इसी को हम अलग अलग नाम देंगे, और उस नाम के साथ हम लोग रिलेशन जब बनाएंगे तो देखेंगे कि कैसे हमारे सामने नई नई चीजें आ रही हैं जो आप जानते होंगे और जिसको आसानी से आप याद कर सकते हो। तो क्या जब भी आप यहां से चले, जैसे मान लीजिए आप बाइसिकल से गए और यहां से मूव कर रहे हो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, तो ए से बी की तरफ जाते समय जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, यानी कि इस स्पेस को कवर करते हुए जा रहे हो, तो क्या उसके साथ बदल रहा है? समय भी बदल रहा है। केवल ये डिस्टेंस ही नहीं बदल रहा, बल्कि उसके साथ साथ क्या बदल रहा है? समय बदल रहा है। और इसीलिए यहां से एक नई चीज आपको दिखाई देती है, स्पीड, यानी डिस्टेंस और टाइम, दूरी के साथ क्या बदल रहा है? समय बदल रहा है। तो दूरी के साथ समय जब बदल रहा है, तो इस दूरी और समय के रिलेशन को जब निकाला गया तो हमें एक तीसरी चीज मिल गई जिसको हम कहते हैं चाल। यानी कि चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय। दूरी जैसे जैसे कम हो रही थी या जैसे जैसे बदल रही थी, वैसे वैसे समय भी बदल रहा था। तो दूरी और समय के रिलेशन को जब निकाला गया, रेट, ठीक है, रेट का मतलब होता है पर, हर एक टाइम पे, हर एक सेकेंड में, हर एक घंटे में, हर एक जिस टाइम को आप लेना चाहे, हर एक मिनट में जिसको भी लेना चाहे, उसके साथ इसका रिलेशन बनता जाता है और इस रेशियो को हम कहते हैं चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे समय। लेकिन यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और भी आता है कि अगर हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि हम अगर बोल दें कि हमको जाना है, केवल इतना बोले कि हमें जाना है, लेकिन कहां जाना है ये अगर हमें पता ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि हमें डिस्टेंस के साथ साथ, दूरी के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम बोले कि हमें स्कूल जाना है, यानी कि हमें पता है कि हमारा स्कूल किस दिशा में, साथ में, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कुछ राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियां, वो सदिश होती हैं, और कुछ राशियां जो होती, सदिश मतलब वेक्टर, और कुछ होती हैं जो अदिश होती हैं, जिसको स्केलर कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि और अदिश राशि कौन होगी? यानी कि जिस राशि के साथ दिशा हो उसको हम क्या कहेंगे? सदिश, यानी कि वेक्टर राशियां, और जिस राशियों के साथ दिशा ना हो उसे हम कहेंगे अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि अभी हमने देखा क्या, दूरी थी, दूरी में क्या दिशा का बोध हो रहा था? हम जा रहे थे, लेकिन किधर जा रहे थे कुछ नहीं पता। समय में क्या दिशा का बोध होता है? 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, क्या आपको पता चलता है कि कौन सी दिशा है उस समय, या किधर बज रहा है, ये टाइम किधर बज रहा है? ऐसा तो कुछ पता चलता नहीं है। तो जब दूरी में भी दिशा का बोध नहीं है, जैसे हमने बोला 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर आप क्या समझोगे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किधर भी हो सकता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किधर भी हो सकता है। तो क्या दूरी में हमको दिशा समझ में आई? डिस्टेंस में दिशा समझ में आई? नहीं समझ में आई। समय में दिशा है ही नहीं। तो जो ये दोनों के रिलेशन से बना ये चाल, इसमें भी क्या दिशा समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। तो ये दूरी भी कैसी हो गई? अदिश राशि हो गई। समय भी कैसा हो गया? अदिश राशि हो गया। और चाल भी कैसा हो गया? अदिश राशि है। तो दिशा की बात, जैसे हमने कहा कि सामान्य जीवन में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें पता होता है कि किधर जा रहे हैं। जैसे हमने बोला कि हम स्कूल जा रहे हैं,
तो आपका स्कूल, सपोज दैट आप बोलते हो कि हम स्कूल जा रहे हैं, इसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा छुपी हुई है, आपको पता है कि आपको किधर जाना है, तो किधर जाना है ये चीज आपको बताता है। जैसे हमने बोला कि यहां से 5 किलोमीटर एक पॉइंट से ईस्ट जाना है, ईस्ट यानी कि पूरब की तरफ जाना है। तो यहां क्या हो गया, यहां दिशा भी है और दूरी भी है, यानी कि इसको कहते हैं परिमाण, परिमाण, और इसको कहते हैं दिशा। ये दिशा बार बार आप ईस्ट वेस्ट नहीं बोलते हो, सामान्यतः आप बोलते हो हमें स्कूल जाना है, हमें कॉलेज जाना है, हमें घर जाना है, हमें रेस्टोरेंट जाना है, तो ये बोलते हो, तो वो भी अपने आप में डायरेक्शन ही तो है, क्योंकि आपको पता है कि वो किस डायरेक्शन में है, कहां है। तो परिमाण और दिशा जब दोनों आ जाए तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यानी कि ऐसी राशियां जिसमें परिमाण व दिशा दोनों हो। तो कौन हो सकती है, तो जब हम दिशा के साथ दूरी को लेते हैं तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं विस्थापन, यानी कि दूरी प्लस दिशा ये दोनों हो जाए तो क्या कहते हैं, हम इसको विस्थापन कहते हैं। डिस्टेंस तो है यानी कि स्पेस है, और इस स्पेस में डायरेक्शन जुड़ जाए तो हम क्या कहते हैं, उसको विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन भी होगा तो उसके साथ क्या परिवर्तित होगा, समय। तो विस्थापन के साथ जब परिवर्तन होता है समय का, तो विस्थापन और समय के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो चीज वही है, वेलोसिटी कहते हैं। यहां हम लोग क्या कह रहे थे, डिस्टेंस यानी दूरी और समय के रिलेशन को हम लोग क्या कह रहे थे, चाल कह रहे थे। और यहां पे विस्थापन और समय, विस्थापन आ गया, दिशा आ गई, तो इसी का बस नाम बदल गया है, वेग कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। और अब ये कैसी राशि हो गई, सदिश राशि। ये कैसी राशि हो गई, सदिश राशि। क्यों, क्योंकि विस्थापन में दिशा है, समय में तो दिशा नहीं है, लेकिन विस्थापन में दिशा है, इसलिए ऐसी कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि वेग और चाल, दो राशियां हमको मिली। वेग और चाल में क्या अंतर है, तो वेग और चाल में अंतर ये है कि दूरी परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं और विस्थापन परिवर्तन की दर को समय कहते हैं। ये जो लाइन है इसको दर कहते हैं, रेट। दूरी परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, और विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और क्या अंतर है कि चाल अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती, समय में दिशा नहीं होती, दोनों में दिशा नहीं होती, तो इसमें भी दिशा नहीं होगी। तो ये क्या होगी, अदिश, अमन नहीं, दिश में दिशा, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश, स मतलब सहित, दिशा मतलब दिशा, डायरेक्शन। विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसमें विस्थापन में दिशा होती है, इसलिए वेग में भी दिशा होती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, सदिश और अदिश राशि। हम आगे बताते चलेंगे, और ये पूछे जाते हैं हर साल, छोटा सा दे देगा, वेग पूछेगा कि कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। अब आप लोग आसानी से बता पाओगे कि क्यों। विस्थापन और दूरी पूछेगा, समय पूछेगा, तो कोई भी इसमें से आप बता पाओगे आसानी से। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी यूनिट क्या होती है, यानी कि मात्रा। चाल या स्पीड इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। तो दूरी की यूनिट सामान्यतः हम लोग किलोमीटर में ले और टाइम को घंटे में, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। वेग को अगर देखें, वेलोसिटी को,
तो ये भी क्या है, विस्थापन और समय। मैंने बताया था आपको कि विस्थापन में क्या होता है, दूरी प्लस दिशा। तो ये है, तो इसका मतलब दूरी तो है, तो मेजर किसमें की जाएगी, किलोमीटर में तो मेजर की जाएगी। किलोमीटर ये ले लें, इसको घंटे में ले लें, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोनों की यूनिट सेम है, क्योंकि हमने बताया दोनों सेम ही है, बस इसमें सदिश और अदिश राशि का फर्क है। लेकिन सामान्यतः किलोमीटर पर आवर में नहीं, बल्कि इसको मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है, मीटर पर सेकंड में। क्योंकि आपसे जब पूछा जाएगा तो कहेंगे एसआई यूनिट बताइए। एसआई, यूपी में एसआई की वैकेंसी भी आई हुई है, उसका फॉर्म पड़ रहा है, जरूर डाल दीजिए। वो ये एसआई नहीं है, एसआई है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इसका फुल फॉर्म भी कितनी बार पूछा गया है, तो ध्यान रहे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मानक मापक या इकाई भी कहते हैं इसको। अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई या मापन कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई, ये ध्यान रहे, पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। तो पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है कि सारी दुनिया में कहीं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, कोई किसी को मानने लगे, कोई किसी को मानने लगे, क्योंकि सेंटीमीटर भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, सेकेंड भी होती है, मिनट भी होती है, आवर भी होती है। तो पूरी दुनिया में इसको यूनिफिकेशन करने के लिए, यूनिफाइड करने के लिए, साइंस तो एक ही है, चाइना हो, रसिया हो, कहीं भी होगा, स्पीड तो स्पीड होगी, चाल तो चाल होगी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होगी, समय तो समय ही होगा। तो यूनिफाइड करने के लिए, क्योंकि साइंस में एक रिसर्च दूसरे देश में जाती है, दूसरी रिसर्च हर देशों में जाती है, तो इसलिए उसका यूनिफिकेशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई है। इसमें सिस्टम बनाए गए हैं, 3 सिस्टम है, MKS, CGS और FPS। MKS सिस्टम मतलब होता है मीटर, की फॉर किलोग्राम, और S फॉर सेकेंड। इसको सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम, और ये सेकेंड, ये फुट, ये पौंड, ये सेकेंड। ये 3 सिस्टम है कि जब भी आप लेंथ को मीटर में लोगे तो वेट को किलोग्राम में लेना पड़ेगा और समय को सेकेंड में लेना पड़ेगा। जब भी लेंथ को सेंटीमीटर में लोगे तो वेट को ग्राम में लेना पड़ेगा और समय को सेकेंड में लेना पड़ेगा। जब भी आप लेंथ को फुट में लोगे तो वेट को पाउंड में लेना पड़ेगा और समय को सेकेंड में लेना पड़ेगा। ये हमारे यहां नहीं चलता है, ये सामान्यतः आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो MKS सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम लोग SI सिस्टम भी कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम भी इसी को कहा जाता है। यानी कि MKS सिस्टम या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम दोनों एक ही सिस्टम है। तो मीटर किलोग्राम, यहां पे बताओ, अगर MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किलोमीटर में हम दूरी को नहीं ले सकते, किसमें लेना होगा, मीटर में। तो यहां हम लोग लेते हैं मीटर में, और टाइम को लेना होगा किसमें, सेकेंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर आवर भी होती है, ऐसा नहीं वो नहीं होती है, लेकिन अगर SI यूनिट पूछ दे, SI यूनिट पूछ दे अगर चाल की या वेलोसिटी की, वेग की SI यूनिट या चाल की SI यूनिट पूछेगा, या MKS सिस्टम में भी वो पूछ सकता है, वो ये भी दे सकता है MKS सिस्टम में बताइए। तो MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड है,
अगर नहीं एमकेएस में पूछता है तो सामान्यतः वो एसआई यूनिट पूछते हैं, तो एसआई यूनिट आप मीटर पर सेकंड बताओगे, किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, वो गलत आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी कि एसआई यूनिट आपको जब चाल की पूछी जाए तो मीटर पर सेकंड, या वेग की भी पूछी जाए तो मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने बताया आपको कि जब लेंथ को मीटर में लेते हैं तो वेट को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में, तो वेट यहां है नहीं। ठीक है, और सेंटीमीटर में अगर इसी को ले तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। तो जिस तरह से भी वो पूछे आपको समझ में आना चाहिए, उस हिसाब से आंसर आप दीजिएगा। लेकिन ज्यादातर एसआई यूनिट पूछा जाता है आपसे, इतना सामान्यतः ये तो कभी पूछा नहीं है अभी सेंटीमीटर पर सेकंड वाला, लेकिन अगर पूछे तो सेंटीमीटर के साथ सेकंड ही लीजिएगा, और कोई यूनिट मिनट या वो सब मत लीजिएगा। और किलोमीटर पर आवर नहीं, बल्कि एसआई यूनिट जब भी लगाया जाएगा तो क्या लगाया जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, जहां सिली मिस्टेक के साथ आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर सकते हो। 3 सिस्टम है बता दिया मैंने, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, और इसी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम यानी कि एमकेएस सिस्टम को ही एसआई यूनिट या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में जो हम पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। आप देखिए अभी तक मैंने जितने बताया उसमें से कम 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो उसमें पूछे ही जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आप हमेशा इन पे कॉन्शियस रहें और ध्यान देते रहें, आपके क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना कम होती चली जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और बताने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे, विस्थापन और दूरी के बीच में क्या अंतर है। दूरी या डिस्टेंस सदैव धनात्मक ही होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक तीनों हो सकता है। यानी कि पॉजिटिव, 0 and negative। Displacement will be positive, 0 or negative, but distance is always positive। कैसे हम ध्यान देते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक होने की बात है, वो दिशा पर निर्भर करती है। हमने बताया कि अभी विस्थापन के साथ दिशा होती है और दूरी के साथ दिशा नहीं होती है। जैसे हमने कहा कि कोई एक पर्सन है ए, वो 5 किलोमीटर ईस्ट को चला और फिर यहां से 10 किलोमीटर वेस्ट को चला। अब अगर फाइनल उसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो जब वो यहां से 5 किलोमीटर चला होगा ईस्ट, तो यहां पहुंचा होगा, और फिर जब यहां से 5 किलोमीटर चला होगा तो फिर यहीं पहुंच गया होगा, यानी कि अपने इसी प्लेस पे पहुंच गया होगा। तो उसका विस्थापन क्या हो गया, 0, शून्य हो गया, यानी कि जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया, इसीलिए उसका विस्थापन क्या हो गया होगा, शून्य हो गया होगा। लेकिन जब आगे वो 10 किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर चला है, तो 5 किलोमीटर और चला होगा,
लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, वेस्ट, यानी कि उल्टा, अपने जिस दिशा में था उसके ठीक विपरीत दिशा में चला। तो अब ये इसकी जो वर्तमान स्थिति होगी वो कही जाएगी -5 किलोमीटर वेस्ट। ये वेस्ट ये दिखा रहा है या माइनस ये दिखा रहा है कि ये अपने जहां पे है वहां से विपरीत दिशा में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वो यहां हमने देखा कि 5 किलोमीटर पॉजिटिव भी है, यहां पे 0 था जब वापस आया था तो, और यहां पे क्या है, निगेटिव भी है। तो पॉजिटिव, 0 और निगेटिव तीनों ही हो सकता है। कौन, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में, और डिस्टेंस कहते हैं इसे इंग्लिश में, दूरी को। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। इस पे आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जो रीजनिंग के सेक्शन में आते हैं, वहां भी आपको आसानी होगी। और विस्थापन के साथ एक और प्लस पॉइंट है कि वह न्यूनतम दूरी ली जाती है। न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे अगर कोई 3 किलोमीटर नॉर्थ चला है और फिर 4 किलोमीटर ईस्ट चल गया, और आपसे पूछा जाए कि ओरिजिन से यानी कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी स्थिति बताइए, तो आप न्यूनतम लेंगे, न्यूनतम यानी कि ये वाली डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी लेंगे, इसको हम विस्थापन कहेंगे। लेकिन अगर दूरी पूछी जाए तो ये पूरा लेना पड़ेगा, यहां से यहां से यहां से ये पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर विस्थापन पूछा जाए तो न्यूनतम लेते हैं, यानी कि ये वाली डिस्टेंस लेते हैं, और ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां भी आसानी आपको होगी। फिलहाल हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। हमने चाल अभी पढ़ी, दूरी बटे समय, और वेग पढ़ा, विस्थापन बटे समय। अब हम देखते हैं कि एक और यूनिट होती है हमारे पास, एक और राशि होती है, क्वांटिटी होती है, जिसको हम त्वरण कहते हैं। ये बाइक चलाया होगा जिन्होंने, वो सब जानते होंगे। एक्सेलरेटर होता है आपके बाइक में, और इसको अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते भी हैं। तो एक्सेलरेटर का क्या काम होता है, जैसे ही आप उसको आगे बढ़ाते हो तो रेट यानी कि स्पीड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। अब स्पीड बढ़ेगी यानी कि वेग बढ़ेगा, तो क्या होगा, समय भी बदलेगा। तो वेग बदल रहा है किसके साथ, समय के साथ। अभी तक हमने देखा था यहां जब दूरी बदल रही थी समय के साथ, तो इन दोनों के बीच रिलेशन आया था तो चाल कहते थे। विस्थापन और समय के बीच के रिलेशन को वेग कहते थे। अब वेग बदल रहा है, अब वेग हर सेकेंड या हर मिनट बदल रहा है, क्योंकि आप एक्सेलरेट कर रहे हो अपने कार को या अपने बाइक को। तो समय के साथ क्या बदल रहा है, वेग बदल रहा है। और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये बहुत पूछा गया है, इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। अब देखिए, हमने बोला था दर कहीं भी आए तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है समय से।
अभी आपने देखा था दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब यहाँ क्या बोला, वेग परिवर्तन की दर को, इसका मतलब वेग में परिवर्तन। पहले अगर वेग v u रहा हो, बाद में वेग v हो गया हो, तो वेग परिवर्तन क्या होगा, v माइनस यू होगा अपॉन t हो जाएगा। t यानी कि टाइम, यानी कि इसी को हम क्या कह सकते हैं, वेग परिवर्तन अपॉन समय। तो वेग परिवर्तन की दर को, दर ये लाइन जो होती है दर को दिखाती है, वेग परिवर्तन की दर को, यानी कि समय के साथ अब क्या बदल रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है, वो क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। v अगर फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, और समय से भाग दे देंगे तो हम में मिलेगा जो राशि, उसको हम कहते हैं त्वरण। और जब हम त्वरण की यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हमने क्या रखा है, अगर फाइनल हम इनिशियल वेलोसिटी शून्य हो, यानी कि अगर कोई रुका हुआ हो और वहां से शुरू कर रहा हो, तो सीधे सीधे हम v माइनस यू यानी कि 0 अपॉन टी लिख सकते हैं, दैट इज v बाई टी। तो a इक्वल टू क्या हो गया, v बाई टी। अब देखो इसकी यूनिट हमने क्या निकाली थी अभी, वेग की यूनिट मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट पूछ रहे हैं। जब भी बोलेंगे तो एसआई यूनिट बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड, और समय क्या है, समय की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो सेकेंड ये नीचे आ जाएगा, मीटर बटे सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, सेकेंड नीचे आ जाएगा। ऐसे अगर चार चीजें हो, इधर 1 लिख लीजिए, नहीं समझ में आया तो ये ऊपर चला जाता है, ये दोनों चीजें नीचे आ जाती हैं। तो ये आ जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, और 2 बार सेकेंड मतलब सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे क्या है, पहली चीज तो हमें क्या दिखाई दिया, त्वरण एक राशि मिली। देखिए हम वहां से दूरी को उठाए थे, समय को उठाए थे, और दोनों के बीच में रिलेशन मिला तो हमें चाल मिल गया। दोनों के बीच में विस्थापन, उस दूरी के साथ हमने दिशा बस जोड़ दी तो एक नई यूनिट मिल गई विस्थापन, और समय के साथ उसका रिलेशन मिला तो वेग मिल गया। हम जोड़ते जा रहे हैं और हमें नई नई राशियां मिलती जा रही हैं। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझते जाइए कि जब हमने शुरू किया था तो केवल हमारे पास क्या था, स्पेस और टाइम की बात हमने करी थी, और वही स्पेस को हमने दूरी नाम दे दी, और समय तो समय ही रहा। दूरी और समय के रिलेशन से हमें चाल मिला। दूरी में हमने दिशा जोड़ दी तो उसी को हम क्या कहने लगे, विस्थापन कहने लगे। और विस्थापन और समय के जो संयोग से चीज मिली, हमको क्या मिला, वेग मिला। यहां से एक और चीज मिली कि दिशा भी होती है राशियों के साथ, और कुछ राशियों के साथ दिशा नहीं होती है। तो जिसके साथ दिशा होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं, जिसके साथ नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। अब देखिए इसी वेग के साथ हमने फिर समय को जोड़ा, यानी कि वेग परिवर्तन होगा तो समय तो बदलेगा ही ना। तो वेग परिवर्तन के साथ हमने जब समय को जोड़ा तो हमें फिर एक नई राशि मिली जिसको हम त्वरण कह रहे हैं, और इसकी यूनिट क्या हुआ करती थी, मीटर पर सेकेंड हुआ करती थी, और इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। यानी कि त्वरण की यूनिट बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। और ये कैसी राशि होगी, एक बार फिर ध्यान दें, ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी या अदिश राशि होगी। तो त्वरण कैसी राशि होगी, वेग कैसी राशि थी, सदिश राशि, क्योंकि वेग के साथ क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन के कारण वेग सदिश है, और वेग सदिश है तो ये भी क्या होगा, सदिश होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास तो दिशा होती ही नहीं है समय के पास। तो वेग त्वरण भी कैसी राशि हो गई, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हम कैसे धीरे 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 एक एक चीजों के पास चलते जा रहे हैं, और आपका फिजिक्स धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है।
यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप एक चीज, छोटी सी चीज जान लीजिए, इसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो फिर आप भी बोर होगे। जब कोई भी चीज हो, चाहे आप बाइक चला रहे हो, चाहे कार चला रहे हो, अभी आपने एक्सेलरेट किया उसे, तो क्या एक्सेलरेट करते हुए या उसको आगे बढ़ाते समय, या कोई भी चीज है, ट्रक है, कार है, बाइसिकल है, कोई भी चीज है, जब आप उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि उसकी चाल में परिवर्तन होता है। तो जब चाल में या वेग में जब परिवर्तन हो रहा होगा तो क्या उसके पास मास होगा कि नहीं? क्योंकि कोई भी द्रव्य हो उसके पास अपना द्रव्यमान तो जरूर होता है, यानी कि मास जरूर होता है। तो अगर आप किसी भी चीज में परिवर्तन करना चाहते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी के उसके पोजीशन में परिवर्तन करना चाहते हो, तो परिवर्तन करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी आपको? बल की। बिना बल के आप किसी भी चीज के अवस्था में या किसी के पोजीशन में, किसी की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अगर आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो वहां भी एक बल लगता है, ठीक है। उस बल के कारण लेकिन वो बल लगेगा कहां? प्रश्न ये है, बल कहां लगेगा? तो बल लगने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मास या द्रव्यमान, जिसको कहते हैं द्रव्यमान होना चाहिए। मास या द्रव्यमान होना चाहिए। तो जब हम बल लगाएंगे किसी भी चीज पे तो उसके पास उसका कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर होना चाहिए, तभी हम बल लगा सकते हैं। तो बल अगर लगाना होगा तो हमें एक नई यूनिट चाहिए, जिसका नई राशि हमें यहां पे मिल गई, जिसको हम कह रहे हैं द्रव्यमान। द्रव्य का मान, यानी कि कोई भी द्रव्य हमने कल भी बताया था कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सबको हम द्रव्य कहते हैं। और वो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, जितने नंबर ऑफ कणों से मिलकर बना है, जितनी कणों से मिलकर बना है, वही सब का सम्मिलित मान जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और एक नई राशि अब हमारे सामने है द्रव्यमान। अब इसका अगर रिलेशन हम बना दें किसके साथ? ए के साथ, तो एम का एम पे ही तो लगाओगे, इसी का एक्सेलरेशन हो रहा है, यही तो मूव कर रही है। अगर बाइक होगी तो बाइक का मान होगा, कुछ वेट होगा, उसका द्रव्यमान होगा। अगर कार होगी तो कार का द्रव्यमान होगा, ट्रेन होगी ट्रेन का होगा, प्लेन होगी प्लेन का होगा, और उसी के तो वेग में परिवर्तन हो रहा होगा, यानी कि ये वेग परिवर्तन की दर है, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन किसका हो रहा होगा? किसी द्रव्यमान का हो रहा होगा। तो m इंटू ए अगर कर दें तो हम उसी को कहते हैं F, यानी कि बल। तो बल बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इस पे डिटेल में चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और यहीं से हम न्यूटन के लॉ में एंट्री करेंगे। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि बल सदिश राशि है या अदिश राशि। आपके सामने हमने ये दे दिया है, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि बल सदिश राशि है या अदिश राशि। अगर आप कमेंट करिए और बताइए कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। कल हम लोग इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।